हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रीवियस जो एग्ज़ाम AEE के लिए कंडक्ट कराया गया था असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ऑन द डेट 1 जून 2025 को। तो इसके हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे वीडियो में जो है। तो हम पूरे सभी क्वेश्चंस जो है टेक्निकल, स्टैब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रूल और राजभाषा सभी सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले हम जो है टेक्निकल सेक्शन को कवर करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी डायरेक्शंस कैन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैव एट अ पॉइंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पूछा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एट अ पॉइंट। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ दैट इज एफ अपॉन क्यू। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स दैट वुड अप्लाई टू हाइपोथेटिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट एवरी point in a space. So this force that applied on this, okay, this is a point charge. This is a point charge जो कि स्पेस में कहीं पे रखा हुआ है और इस पर ये जो फोर्स लग रहा है, तो जस्ट जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस केस में अगर हम बात करें, अगर दो फोर्स किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस केस में यहाँ पे केवल जो है तो एक ही डायरेक्शन होगी उसकी, दैट मीन्स व्हाट? ओनली वन डायरेक्शन। और वह डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। यहां पूछा जा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ व्हाट इज बेसिस ऑफ KCL। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? आप सभी को पता होगा किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। किरचॉफ करंट लॉ बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? दैट मीन्स जितना भी करंट जो है हमारा इनकमिंग होगा और उतना ही जो है करंट दैट इज व्हाट? आउट गोइंग होगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आई इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन टी। तो सेम टाइम पे जो चीज़ें होंगी यहाँ पे, तो यहाँ से जो Q1 आया प्लस Q2 आया अपॉन टी प्लस Q3 अपॉन टी इक्वल टू जीरो, लाइक दिस। इस तरह से जो समीशन है यहाँ पे दैट इज नथिंग बट इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन। सो किरचॉफ करंट लॉ के अंदर दैट इज व्हाट? समीशन आई इक्वल टू जीरो, दैट इज व्हाट लीड्स टू समीशन Q इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पे। द पर्पज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज टू प्रोवाइड वॉट फ्रॉम द अमोंगस गिवन ऑप्शन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफार्मर कोर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर कोर का जो मेन पर्पज होता है दैट इज व्हाट? लो रिलेक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हाई इंडक्टिव पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, हाई कैपेसिटिव पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स और हाई रिलेक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर कोर का जो पर्पज होता है दैट इज व्हाट? to provide low reluctance path for magnetic flux. Low reluctance path, that means what? The core provide a low reluctance path, that means what? High magnetic permeability. इसको दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं कि high, its main purpose is to provide what? High magnetic permeability. Permeability का मतलब क्या होता है? Permeability is nothing but a ability to hold magnetic fields. Ability to hold magnetic fields. Okay, that is called permeability. So basically it provides low reluctance path for magnetic flux so that high magnetic permeability may be achieved. Okay, that means what? Flux produced by the primary links strongly to the secondary. और इस स्ट्रॉन्ग लिंकेज से क्या होगा? यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस और कपलिंग कॉफिशिएंट जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा, जिससे एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा? ज़्यादा होगा, या मतलब लीकेजेस जो होंगे वो कम होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लो रिलेक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कंडक्टर टू वॉट बिटवीन देम। तो आप सभी को पता है यहाँ पे कि बेसिकली जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है यहाँ पे दैट इज व्हाट?
बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी जो यहाँ पे कैपेसिटर की डेफिनीशन है यहाँ पे, तो यहाँ से दैट इज व्हाट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कंडक्टर टू दैट इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, so this will be a v1 minus v2 or q upon that is what del v that is a potential difference. Okay, so potential difference, so option A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे. पूछा जा रहा है यहाँ पे व्हाट इज SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई नॉर्मली यूज्ड फॉर फ्रॉम अमंगस्ट द गिवन ऑप्शन. तो आप सभी को पता होगा कि स्विच मोड पावर सप्लाई दैट इज कॉल्ड SMPS बेसिकली इट इज यूज टू ऑब्टेन कंट्रोल्ड डीसी पावर सप्लाई. ठीक है, तो डीसी पावर सप्लाई जो कंट्रोल्ड डीसी पावर सप्लाई है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, SMPS यूज करते हैं. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे. पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स इन द गिवन ऑप्शन इज एप्लीकेबल टू द बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर सर्किट्स. ओके, तो अभी सभी आपको सबको पता है दैट इज व्हाट लीनियर नेटवर्क. व्हाट लीनियर नेटवर्क्स क्या होता है, लीनियर नेटवर्क मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, दैट इज कांस्टेंट होना चाहिए, वोल्टेज और करंट फॉर रेजिस्टिव सर्किट्स, एंड रेजिस्टिव सर्किट्स आर ऑलवेज व्हाट लीनियर सर्किट्स. ठीक है, लाइक V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई. तो यहाँ पे करंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू व्हाट रेजिस्टेंस, दैट इज करंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू व्हाट वोल्टेज. ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे तो C और मतलब Q और वोल्टेज का जो रिलेशन है यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए हो गया. और इसी प्रकार हम बात करें अगर यहाँ पे इंडक्टेंस के लिए सेम रिलेशन जो है यहाँ पे दैट इज व्हाट जो भी फ्लक्स रहेगा प्रोपोर्शनल टू व्हाट करंट. तो ये सब रिडक्शंस चाहे वो रजिस्टिव सर्किट हो, चाहे वो कैपेसिटिव सर्किट्स हो, चाहे वो इंडक्टिव सर्किट्स हो, है ना, तो इन तीनों के लिए जो है तो ये रिलेशंस दिस I प्रोपोर्शनल टू V एंड Q प्रोपोर्शनल टू V एंड दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, ये जो सर्किट्स हैं ये ये रिलेशन के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर सर्किट्स. क्या बोलते हैं, लीनियर, क्योंकि इनका जो है चार्ज और वोल्टेज के साथ रिलेशन, इनका फ्लक्स और करंट के साथ रिलेशन, इनका वोल्टेज और करंट के साथ रिलेशन वो हमेशा क्या होता है, इनको लीनियर बनाता है. ये हमेशा कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स व्हाट 45 डिग्री के साथ एंगल यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट लीनियर सर्किट. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो सुपरपोजिशन थ्योरम्स हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया और थेवेनिन्स थ्योरम, ये तीनों जो है ये लीनियर सर्किट्स के लिए वैलिड है, लीनियर सर्किट्स के लिए वैलिड है. नॉन लीनियर सर्किट्स कौन से होते हैं, जैसे मैं अगर डायोड की बात करूं, I इक्वल टू आई नॉट ई पावर बी अपॉन ईटा बी टी माइनस वन लाइक दिस इज, और इसी को लिखें तो I इक्वल टू आई नॉट ई पावर बी अपॉन ईटा बी टी. ओके, दैट मीन्स व्हाट यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन है वो कैसा है, नॉन लीनियर है, लाइक दिस रिलेशन. ओके, सो दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशन. एक्सपोनेंशियल राइज, यहाँ पे कैसा है, एक्सपोनेंशियल राइज. यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है एक सर्टेन जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसके बाद क्या हो रही है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद जो भी अप्लाइड वोल्टेज होगा यहाँ पे उसके बाद क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है, एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है. तो दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशन, दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशन. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए वैलिड है. तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी. या इसी पर एक ऑप्शन अगर होता दैट इज व्हाट टेलिजेंस थ्योरम, टेलिजेंस थ्योरम. तो टेलिजेंस थ्योरम इज द थ्योरम दैट इज वैलिड फॉर बोथ व्हाट लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट्स. तो ये भी आपको याद रखना है, टेलिजेंस थ्योरम, जिसमें क्या है बेसिकली सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू और अब्सॉर्ब्ड बाय ऑल एलिमेंट्स इन एनी लंप्ड नेटवर्क इज जीरो. दैट मीन्स व्हाट जितना भी पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू पावर डिलीवर्ड. ठीक है, डिलीवर्ड पावर और एब्जॉर्ब पावर क्या होता है, दैट इज सिमिलर होता है. ठीक है, किसी भी लंप्ड नेटवर्क के अंदर, किसी भी फॉर एनी लंप्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स दैट इज चाहे वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, कैसा भी हो, उसमें जो पावर डिलीवर होगा दैट विल ऑलवेज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब. दैट मीन्स व्हाट कंजर्वेशन ऑफ पावर, कंजर्वेशन ऑफ पावर. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे. ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आंसर मे बी व्हाट टेलिजेंस थ्योरम इज द राइट आंसर, टेलिजेंस थ्योरम. ओके, नॉन लीनियर का रिलेशन मतलब क्या हो गया, P इक्वल टू व्हाट I² R. ठीक है, यहाँ पे पावर और करंट के बीच का रिलेशन लाइक स्क्वायर रिलेशन है.
तो इस तरह का रिलेशन जो है नॉन लीनियर रिलेशन कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आर एल सी ये तीनों क्या हैं आपके जो है बेसिकली ये पैसिव कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं? पैसिव कंपोनेंट्स। ओके, दीज आर द पैसिव कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो हमारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, दीज आर व्हाट? एक्टिव एलिमेंट्स। दीज आर एक्टिव एलिमेंट्स। तो जो एनर्जी को डिलीवर करता है दैट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स, और जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है दैट इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स। भी आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। द रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे एक सवाल भी पूछा है इन्होंने, पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल, कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल इज 4, लेंथ एल इज आर, सॉरी यहाँ पे कॉपर वायर लिया हुआ है जिसका लेंथ जो है एल है और इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है। अब यहाँ पे यह बोला जा रहा है कि हमने 4 सच वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बट ऑफ ट्वाइस द लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो एरिया को इन्होंने सेम रखा है और लेंथ को क्या कर दिया है? 2L कर दिया है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे बोल रहा है अब 4 जो वायर हैं इसको हमने क्या किया है? ऐसे 4 वायर जो है हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं, पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं, दैट इज व्हाट? R1, R2, R3, R4। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि R इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो R1, R2, R3, R4 कनेक्ट किए हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा है और इसकी लेंथ को डबल कर दिया है, ठीक है। तो हमको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन A, आप सबको पता होगा। तो यहाँ से जो ये होता है और जो नया रेजिस्टेंस होगा दैट मीन्स व्हाट? चेंज होने पे वो हो जाएगा रो, लेंथ इसका क्या है? ट्वाइस है, 2L कर दिया है और एरिया सेम रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या फर्क आ रहा है? दैट इज व्हाट? ट्वाइस द आर हो रहा है, यानी उसका जो रेजिस्टेंस हो रहा है वह क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो 1/R इक्विवेलेंट होगा, 1/R इक्विवेलेंट, अब क्योंकि यहाँ पे R1, R2, R3, R4 जो है वो इक्वल टू R है, सेम है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4/R, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आया? 4/R। तो इसको पलट दें अगर तो R इक्विवेलेंट बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा R/4। अब देखिए यहाँ पे ये R का मतलब क्या हो गया? दैट इज व्हाट? ये जो R है दैट इज, इसको हम बोल दें क्या? R डैश बोल दें, क्या बोल दें? अभी के लिए मैं बोल देता हूँ इसको R डैश, तो R डैश हो गया, ठीक है। तो ये R डैश आ गया यहाँ पे, तो R इक्वलेंट इक्वल टू R डैश इक्वल टू कितना है यहाँ से? 2R। R डैश इक्वल टू कितना है? दैट इज 2R अपॉन 4, तो 2 2 ज़ा 4 दैट इज व्हाट? R/2। सो R इक्वलेंट यहाँ से कितना आ गया? दैट इज R/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये मॉडिफाइड रेजिस्टेंस है इसलिए मैंने इसको R डैश लिखा हुआ है। मॉडिफाइड रेजिस्टेंस मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जो है जिसका जो वैल्यू है वह हमेशा क्या रहेगा? 2R रहेगा, ट्वाइस द ओरिजिनल जो भी रेजिस्टेंस है उसके बराबर। तो आपको होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन व्हाट यूजेस हाइड्रोजन एज अ फ्यूल? फॉसिल फ्यूल, एनारोबिक डाइजेशन, फ्यूल सेल्स और होम गैस यूज फॉर कुकिंग। तो फ्यूल सेल्स ही यूज करेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल सेट ऑफ कार्बन एमिशन कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल कॉल्ड? तो जो कार्बन एमिशन इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज प्राइमरीली टू प्रोटेक्ट अ केबल अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज? तो मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट, केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है तो हम क्या करते हैं? उसकी आर्मरिंग करते हैं, ठीक है। सो उससे एक्सटर्नल जो है उसकी स्ट्रेंथ को मजबूती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यहाँ पे व्हाट आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस मस्ट बी द इलेक्ट्रोड फॉर बैटरी इजेंशियली बी? सो अगर हम बात करें यहाँ पे बैटरी के इलेक्ट्रोड की तो इट मस्ट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। इफ 100 कूलम ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है 100 कूलम, पूछा जा रहा है पास थ्रू अ कंडक्टर इन अ 5 सेकंड। तो टाइम दिया हुआ है, टाइम है 5 सेकंड में
अगर पास हो रहा है तो व्हाट इज द करंट, तो आपको करंट की डेफिनेशन दैट इज बेसिक आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सो 100/5 दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एस सॉरी 20 एम्पियर, सॉरी करंट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज एम्पियर, सो आई इक्वल टू 20 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। व्हाट एज पर द गिवन ऑप्शंस आर द फंडामेंटल गेट्स इन द मॉस लॉजिक फैमिली। ठीक है, मॉस लॉजिक फैमिली, मॉस का मतलब यहाँ पे हो गया दैट इज व्हाट, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसके थ्रू आजकल चिप बन रही है यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं एन मॉस, पी मॉस, सी मॉस, ठीक है, दैट इज व्हाट एन टाइप मॉसफेट, पी टाइप मॉसफेट और कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल गेट्स कौन से होंगे, तो फंडामेंटल गेट्स वही होंगे जिसके थ्रू जो है तो हम बेसिक गेट्स सभी बना सकते हैं। लाइक आपके व्हाट नॉट गेट हो गया, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, ठीक है, एक्सॉर गेट भी बना सकते हैं, एक्सनॉर गेट भी बना सकते हैं। तो ये सभी गेट जो है बनाने के लिए हम जो है तो विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट या नॉर गेट जो है तो हम सभी गेट जो है तो हम बना सकते हैं। इसलिए नैंड एंड नॉर को जो है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल गेट्स बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, लाइक अगर आपको जैसे ये नैंड गेट हो गया, दिस इज अ नैंड गेट ए और बी, ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी का बार, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम सेम इनपुट दे दें इसमें, या कहने का मतलब क्या है, इनको हम दोनों को शॉर्ट कर दें, अगर शॉर्ट कर देंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, ये एक ही बात हो जाएगी, दैट मीन्स व्हाट ए बार बन जाएगा। तो दिस विल बिहेव लाइक अ नॉट गेट। ओके, तो इस तरह से जो है अगर यही चीज़ जो है तो मैं फिर से आगे एक और गेट लगा दूँ यहाँ पे, इसके आगे एक और नैंड गेट लगा दूंगा तो दिस विल बिकम एंड गेट। ओके, सो इस तरह से अगर एक नैंड गेट से मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, एक नॉट गेट बना ले रहा हूँ, दो नैंड गेट से यूज़ करके मैं क्या बना लूँगा यहाँ पे, दैट विल बिकम एंड गेट बना लूँगा। तीन नैंड गेट का यूज़ करके मैं यहाँ से क्या बना लूँगा, दैट विल और गेट बना लूँगा। ओके, तो इस तरह से जो है तो यूनिवर्सल गेट बन जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हाट विल पी टाइप मटेरियल हैव एट अ रूम टेम्परेचर। तो पी टाइप का मटेरियल जो होगा, पी टाइप बेसिकली अगर मटेरियल अगर होगा उसके अंदर पी टाइप का जो मटेरियल होगा, तो पी टाइप के मटेरियल में क्या होगा, जनरली सेमीकंडक्टर है, बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, दैट इज मेजॉरिटी चार्जेस और माइनॉरिटी चार्जेस, ठीक है। तो पी टाइप मटेरियल जो होगा उसके अंदर जो है मेजॉरिटी कौन सा होगा, दैट इज होल होगा, और माइनॉरिटी कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपको याद रखना है कि होल्स विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज इट इज अ सेमी कंडक्टर ना, इट इज अ सेमी कंडक्टर। सो सेमी कंडक्टर हैव बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, वन इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अदर इज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अगर यहीं पे एन होता तो एन टाइप सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन विल द मेजॉरिटी एंड होल विल द माइनॉरिटी। ओके, और अगर यहाँ पे एन इक्वल टू पी है तो इस केस में इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जहाँ n इक्वल टू पी है दैट मीन्स व्हाट, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो यह इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। और वहीं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो होती है, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग करके हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कंसंट्रेशन को अलग करते हैं। कंसंट्रेशन अलग करना, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, पी टाइप का अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, मेजॉरिटी ज़्यादा आएगी, मतलब मेजॉरिटी में होल ज़्यादा आएंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से डोपिंग करते हैं इनकी टू मेक इट एक्सट्रिंसिक, ठीक है, या इसको बोले इंट्रिंसिक या इसको बोले प्योर फॉर्म, ठीक है, दिस इज प्योर फॉर्म, दिस इज व्हाट इम्प्योर फॉर्म, है ना, हम इसको इम्प्योर बना रहे हैं, डोपिंग पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है विच आर द हाईली डोप्ड पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता होगा ट्रांजिस्टर की मैकेनिज्म। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं, ठीक है, आप सबको पता है, दैट इज एमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 जंक्शन हो गए, एक ये जंक्शन हो गया एमीटर बेस जंक्शन और एक हो गया बेस कलेक्टर जंक्शन। तो दिस इज अ J1, दिस इज अ J2, ठीक है। और ये एमीटर का एरिया हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है, एरिया किसका ज़्यादा होता है, कलेक्टर का। कलेक्टर एरिया इज मोर देन एमीटर एरिया देन बेस एरिया, ए फॉर यहाँ पे एरिया हो गया, ठीक है। करंट की बात करें तो कलेक्टर की करंट ज़्यादा होगी, फिर एमीटर करंट होगी, फिर बेस करंट होगी, तो ये करंट हो गई।
ठीक है। अब डोपिंग की बात करें तो एमीटर विल बी हाईली डोप्ड, एमीटर की सबसे ज़्यादा डोपिंग होगी, देन कलेक्टर की डोपिंग होगी, देन बेस की डोपिंग होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। बेसिकली जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह 3 रीजन में काम करता है। वन इज व्हाट, एक्टिव रीजन, अनदर इज कट ऑफ रीजन एंड थर्ड वन इज सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन तो एक्टिव रीजन में जो है यह एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है, एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है। कट ऑफ रीजन की बात करें तो कट ऑफ रीजन में जो हमारे J1 और J2 जंक्शन है, दैट मीन्स व्हाट, एमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, ये दोनों कैसे होता है, दोनों जंक्शन J1 और J2 ये कैसे होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं। कैसे होते हैं, आर्मी में तो रिवर्स बायस में होते हैं। ठीक है, तो रिवर्स बायस में होने के कारण ये जो है इस केस में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह कैसे ओपन स्विच की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, ओपन स्विच की तरह। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ रीजन में किस तरह वर्क करता है, तो एज अ ओपन स्विच वर्क करता है। वहीं सैचुरेशन रीजन में अगर बात करें तो J1 और J2 ये दोनों डायरेक्शन जो होते हैं, J1 जंक्शन होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में हो गया तो इस केस में ये कैसे काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। और एम्पलीफायर का जो काम होता है कब होगा, जब J1 जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, एम्पलीफायर की तरह वर्क कब करेगा, जब J1 जो होगा हमारा वह फॉरवर्ड बायस में होगा और J2 होगा जब रिवर्स बायस में होगा। तो इस केस में ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज अ एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर जो है सबसे पहले यह करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो कलेक्टर करंट IC इक्वल टू व्हाट, बीटा आई बी। तो बीटा इज नथिंग बट व्हाट, करंट गेन। तो देखिए यहाँ पे जो कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही है या स्मॉल स्मॉल बेस करंट, ठीक है, स्मॉल बेस करंट जो है मल्टीप्लाइड हो रही है किसके साथ, करंट गेन के साथ, और ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का क्या हो रहा है, बेसिकली इट इज अ एम्पलीफिकेशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। ओके, स्मॉल करंट एट द बेस टर्मिनल कंट्रोल्स अ मच लार्जर करंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर। ओके, so this is the IC current, this is a what, IE current. ओके, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, दिस इज द व्हाट, IB करंट। तो यहाँ से आप सबको पता होगा दैट इज व्हाट, IC इज इक्वल टू IB प्लस IE। ओके, सॉरी, IE इक्वल टू IB प्लस IC, IE इक्वल टू IB प्लस IC। तो ये आपको याद रखना है। ओके, IE दैट इज व्हाट, इनकमिंग, दैट इज IB और IC में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज हाईली डोप, कौन सा पार्ट रहेगा, हाईली डोप पार्ट होगा, दैट इज एमीटर पार्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। व्हाट इज दैट मटेरियल फिल्ड इन द ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्रीदर है उसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ब्रीदर का काम करता है उसके लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं, दैट मटेरियल इज कॉल्ड अ सिलिका जेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सिलिका जेल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली सिलिका जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब व्हाट, मॉइस्चर। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू एब्जॉर्ब, क्या ऑब्जर्व करना है, जो हवा में मॉइस्चर रहता है, जो नमी रहती है, absorb moisture and prevent entering the oil tank while breathing. ठीक है, सो इट एक्ट एज व्हाट, ऑयल ट्रांसफार्मर ब्रीदर। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो फ्रेश सिल्का जेल होता है उसका कलर कैसा होता है, दैट इज व्हाट, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। और अगर उसी में अगर मॉइस्चर लैडन सिल्का जेल है, अगर उसने मॉइस्चर ले लिया है तो मॉइस्चर के कारण वह जो है उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, और यह जो है एक इंडिकेशन देता है कि आपका जो सिलिका जेल है उसकी, या फिर आपका जो ब्रीदर है उसकी क्वालिटी कैसी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्रीदर इज नथिंग बट ब्रीदर इज अ सिलिका जेल विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। वहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SVC used in high voltage transmission networks. It is very important. SVC का मतलब क्या हो गया, SVC is nothing but a static VAR compensator. ठीक है, so static VAR compensator, that is option number D is the correct answer. ठीक है, it is basically static VAR compensator is nothing but a fax device. It is a fax device.
फैक्स डिवाइस आपको पता होगा, दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स व्हाट रैपिड शंट कनेक्टेड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो है तो हम पावर कंट्रोल्ड, दैट मीन्स व्हाट थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर्स और थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, टू बैलेंस और टू इम्प्रूव व्हाट वोल्टेज स्टेबिलिटी। तो वोल्टेज स्टेबिलिटी को हम इम्प्रूव करने के लिए जो है तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि नाम से पता लग रहा है आपको, स्टैटिक VAR कंपनसेटर, इट इज़ बेसिकली कंपनसेटर, ठीक है। तो ये बैलेंस कर रहा है या एब्जॉर्व कर रहा है या इंजेक्ट कर रहा है किसको, रिएक्टिव पावर को। VAR दिया हुआ है, VAR इज नथिंग बट अ रिएक्टिव पावर। VAR क्या है आपका, दिस इज अ रिएक्टिव पावर। तो जो भी स्टैटिक रिएक्टिव पावर है उसको कंपनसेट करना है इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, दैट इज द रेजिस्टिविटी। पूछा जा रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मेटल और अलॉयज ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, व्हाट इज द फिनोमिना इज नोन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी। सुपर कंडक्टिव मटेरियल जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर व्हाट मर्क्यूरी किस तरह का कंडक्टर है, ये आप कमेंट बताएं, लाइक सुपर कंडक्टर में किस तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस इज नॉट अ टाइप ऑफ ACSR, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टर यूज्ड इन ओवरहेड पावर लाइन। ACSR का मतलब क्या हो गया, दैट इज व्हाट एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील reinforced, aluminum conductor steel reinforced. So zebra, elephant, panther, moose. So basically zebra की बात करें तो basically zebra commonly used for 220 किलोवोल्ट और 765 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए जीब्रा यूज़ किया जाता है। वहीं पैंथर जो होता है, बेसिकली पैंथर इज़ यूज फॉर 66 किलोवोल्ट और 132 किलोवोल्ट लाइंस के लिए जो है तो पैंथर यूज़ करते हैं। और मूस जो होता है ऑफन यूटिलाइज इन हाई कैपेसिटी, दैट इज़ व्हाट 400 किलोवोल्ट 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो है तो मूस को यूज़ करते हैं। तो जेब्रा, पैंथर और मूस यूज़ होते हैं। दिस एलिफेंट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ACSR। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है, सो बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे तो बेसिकली ACSR जो होता है इट रिड्यूसेस व्हाट कोरोना लॉसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी कैपेसिटी तो हाई होती ही है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स केबल की, बेसिकली इट रिड्यूसेस व्हाट कोरोना लॉसेस, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा यहाँ पे कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स बनाया हुआ है और यहाँ पे एक में जो करंट I1 है और दूसरे में करंट जो फ्लो कर रहा है वो I2 कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे जो फोर्स है, अगर बात करें एक दूसरे पर, ये फोर्स जो लगा रहे हैं, दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2। ओके, तो जो यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है और यहाँ पे फोर्स जो है F2 लग रहा है, और जिससे यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट B1 ड्यू टू करंट I1। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, दिस इज व्हाट B2, दिस इज B2। ओके, तो इस केस में यहाँ पूछा जा रहा है कि जो फोर्स आएगा, है ना, फोर्स वह किस पर डिपेंड करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, दैट इज़ डिफाइंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो है तो इस फोर्स की डायरेक्शन
लेफ्ट हैंड रूल विल गिव व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड is directly proportional to the current on each conductor and inversely proportional to the distance between them. ओके, तो जो यह फोर्स होगा, दिस फोर्स दैट मीन्स फोर्स F21 की बात करें, दैट विल इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपॉन 2πd। याद रखिए आप कि यह जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स on conductor number second due to first F21 will equal to what, mu naught I1 I2 upon 2πd। यहाँ I1 और I2 क्या है, that is what current flows, और D क्या है, distance, this is the distance between the conductor, ठीक है। सो बेसिकली अगर बात करें तो जो फोर्स है वह परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, करंट फ्लोइंग यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, तो म्यू नॉट I1 और I2 क्या है, दैट इज व्हाट, प्रोपोर्शनल है, और ये जो डिस्टेंस है F प्रोपोर्शनल टू 1/d है, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो परमिबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, करंट फ्लोइंग ऑफ वन डायरेक्शन, करंट फ्लोइंग ऑन अदर, इन सब के जो है दैट इज व्हाट, ये सब करंट है, बस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा, डिस्टेंस के। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अवॉइड क्रीपिंग इन एनर्जी मीटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रीपिंग है, क्रीपिंग को अवॉइड करने के लिए जो हमारे, अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशली इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो हमारे होते हैं, किस टाइप के, इंडक्शन टाइप। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर्स के अंदर बेसिकली क्रीपिंग्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू डायमेट्रिकली अपोजिट होल्स और ड्रिल्ड इन एल्यूमिनियम डिस्क, है ना। तो जो एल्यूमिनियम डिस्क है उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो अपोजिट दो होल्स हैं वो ड्रिल कर देते हैं, ठीक है, इन द एल्यूमिनियम डिस्क, जिससे क्या हो जाता है यहाँ पे, व्हेन अ होल पासेस अंडर द एज ऑफ द शंट मैग्नेटिक पोल इट डिसरप्ट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो एक तो मेथड हो गया क्रीपिंग की कि हम होल को ड्रिल कर देना, या दूसरा हम कर सकते हैं स्मॉल वॉट आयरन पीसेस के थ्रू जो है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, और या तो हमने ब्रेक मैग्नेट जो होता है उसको एडजस्ट करके जो है तो क्रीपिंग को या क्रीपिंग एरर जो है उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। सो बाय ड्रिलिंग टू डायमेट्रिकली अपोजिट होल्स इन द डिस्क, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ डीसी सर्किट ऑलवेज। तो डीसी सर्किट जो है बेसिकली, डीसी सर्किट मतलब रजिस्टिव सर्किट, क्या बोलेंगे, दैट इज व्हाट, रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट, बिकॉज डीसी सर्किट मतलब फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, जीरो हो गया आपका, ठीक है। तो क्योंकि एक्सएल इक्वल टू होता है व्हाट, ओमेगा एल, है ना, तो ओमेगा इक्वल टू व्हाट 2πfl, तो एक्सएल जीरो होगा, एक्सएल क्या होगा, जीरो, एक्सी क्या होगा 1/2πfc, दैट इज व्हाट इनफाइनाइट। तो एक्सएल और एक्सी क्या होंगे, यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। एक्सएल जीरो का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, और एक्सी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओके, तो यहाँ पे जो सर्किट होगा हमारा डीसी सर्किट वो कैसा होगा, हमेशा प्योरली रजिस्टिव होगा, कैसा होगा, प्योरली रजिस्टिव होगा। अब आपको पता है कि अगर कोई सर्किट प्योरली रजिस्टिव है तो इस केस में उसका पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होगा, दैट इज cos फाई इक्वल टू व्हाट 1, बिकॉज आई और बी जो होंगे वो सेम फेज में होंगे, करंट और वोल्टेज क्या होंगे, सेम फेज में, तो फेज फाई इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो cos 0 क्या होता है 1, सो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स। तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमारे ये सब हैं, हाइड्रोजन एनर्जी जो है वह नहीं है, बाकी सब क्या है, दीज आर द प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। क्रूड ऑयल, कोल, सनलाइट जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है, नेचर ने दिया हुआ है कुछ कुछ तो हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। एट व्हाट लोड विल एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैव इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर तो हम बोलें अगर तो ऐसा तो कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है आइडियल, ठीक है। बेसिकली आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि जिसमें कोई लॉस ना हो, नो लॉस ट्रांसफार्मर, और ये पॉसिबल है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी, अगर हम प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस केस में जब जितने भी हमारे कॉपर लॉसेस हैं, कॉपर लॉसेस अगर क्या हो जाए
दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट आयरन लॉसेस। तो जितना हमारा कांस्टेंट आयरन लॉस है उसके इक्वल हो जाए तो उस केस में जो है तो कोई भी ट्रांसफार्मर है उससे हम हाईएस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। कॉपर लॉसेस का मतलब हो गया आपका, दूसरा भी बोल सकते हैं वाइंडिंग लॉसेस, वाइंडिंग लॉसेस, या इसको और दूसरे टर्म में बोल सकते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई स्क्वायर आर लॉसेस। और यहाँ पे जो आयरन लॉसेस हैं बेसिकली दैट आर कोर और हिस्टेरिसिस लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस या एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। ओके, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस केस में ट्रांसफार्मर जो है हमारा वह क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, फॉर ईटा विल बी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक टर्म आता है यहाँ पे लोड फ्रैक्शन का, तो लोड फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली इनके बीच में एक रिलेशन आता है लोड फ्रैक्शन। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि लोड फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है कि लोड फ्रैक्शन बताओ जबकि आयरन लॉस इतना है और कॉपर लॉस इतना है, तो लोड फ्रैक्शन इक्वल टू होता है आयरन लॉस डिवाइड बाई फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे, या इसी को लिख दें एक्स स्क्वायर इक्वल टू दैट इज आयरन लॉस डिवाइड बाई आई सी यू कॉपर लॉस। ओके, तो आई नहीं या पी सी यू बोल दो। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट लोड फैक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो इसकी मैक्सिमम होती है वह 50 से 60% ही होती है, 50 से 75% आइडियली जो है, तो इतनी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कुछ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू बी कैरीड आउट बिफोर स्टार्टिंग द वर्क ऑन अ फॉल्टी पोर्शन ऑफ ओवरहेड लाइन। फॉल्टी पोर्शन ओवरहेड लाइन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट इज परमिट टू वर्क। इट इज़ वेरी सिली क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईडी इन द 24 किलोवोल्ट ओएचई सिस्टम ऑन द इंडियन रेलवेज। सो दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर इरेक्शन ड्राइंग, स्ट्रक्चर इरेक्शन ड्राइंग। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, what should be the minimum height of the contact wire above rail level at a level crossing in 25 kilovolt OHE electrified sections on Indian Railways? So this will be the 5.5 5.5 meter. Okay, minimum height of the contact wire above rail level at a level crossing in 25 kilovolt OHE electrified section. So this will be what, 5.5 meter. It is very repetitive nature question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्स एन आर टाइप portal is generally used for 25 kilovolt OHE electrified section on Indian Railways. Then this is the 8 tracks. Next question पे आते हैं, question number 29, in 25 kilovolt OHE electrified section on Indian Railway, what must be the minimum distance between an OHE mast and signal post when the mast is to be located in front of the signal post? Then this must be a 30 meter. Option number D is the right answer. Next question पे आते हैं, question number 30 पूछा रहा है यहाँ पे, what is the cause attributable to the OHE for sparking during current collection in 25 kilovolt OHE system on Indian Railways? So incorrect tension is regulated OHE, in regulated OHE, deposit of soot on contact wire and kinks in contact wire. So all of the options are correct. Okay, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द कैंटिलीवर असेंबली गिवन इन द ऑप्शंस इज यूज्ड टू कीप द ब्रैकेट ट्यूब इन पोजीशन। तो ब्रैकेट ट्यूब को इन पोजीशन में रखने के लिए जो है कैंटिलीवर असेंबली के कौन से कंपोनेंट को यूज किया था, दैट इज यूज व्हाट, स्टे आर्म्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज व्हाट, स्टे आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द स्काडा सिस्टम is designed to store historical data of traction power supply system on Indian Railways। तो traction power supply system को स्टोर करने के लिए जो है तो आपका स्काडा सिस्टम वह 4 मंथ्स का डेटा होल्ड करता है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज व्हाट, 4 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, व्हाट डज RTIS स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकोमोटिव्स ऑन इंडियन रेलवे। तो दिस इज नथिंग बता रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम, RTIS, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉट राइट टाइम, गलती से भी राइट मत मार देना, दिस इज द रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, एज पर ACTM
while checking contact wire level and stagger in the 25 kilovolt OHE system 25 kilovolt OHE system on Indian Railways, what should be the maximum speed of the tower wagon? So it must be a 10 kmph. कितना होना चाहिए? 10 kmph होना चाहिए. So option number B is the right answer, that is 10 kmph. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे. व्हाट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द कंपोनेंट यूज्ड इन 25 किलोवोल्ट OHE सिस्टम ऑन इंडियन रेलवेज फॉर सपोर्टिंग द कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम द कैटेनरी दैट कॉल्ड इज ड्रॉपर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे. Which of the given options is not included in the proforma prescribed in the ACTM for recording measurement of OHE on every mast within at least 500 meter in the rear of the location of panto entanglement on Indian Railways? So condition of the structure bond. Okay, option number D is the right answer. Next one is question number 37. What is the thickness of new contact wire in the conventional 25 kilovolt OHE system in the Indian Railways? This is nothing but a 12.24 mm. Next है, these are the fact based questions. What is the shortest section in the 25 kilovolt OHE system on Indian Railways which can be isolated through remote control? Through remote control that can be isolated, that is called what? Subsector. So option number C is the right answer. Question number 39 पूछा जा रहा है. In the 25 kilovolt OHE system on Indian Railways, what is the bond across a rail joint between consecutive length of rails, that is called longitudinal bonds. क्या बोलते हैं इसको? longitudinal bonds. Question number 40 की बात करेंगे. What is the given options creates 25 kilovolt between OHE and earth rail and minus 25 kilovolt between earth rail and the feeder wire in 2 by 25 kilovolt OHE system? So basically it nothing but a center point of the auto transformer connected to earth rail. Okay, so option number C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 41 है कि BURs जो होता है थ्री फेज लोकोमोटिव के अंदर, उसको क्या कहते हैं? दैट इज नथिंग बट ऑक्सिलरी कन्वर्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट डज DDS स्टैंड्स फॉर? तो DDS इज नथिंग बट डायग्नोस्टिक डेटा सेट. डायग्नोस्टिक डेटा सेट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है. विच ऑफ द लोकोमोटिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हैज द BO बोगी अरेंजमेंट? तो इट हैज़ अ WAG6A लोको. WAG6A लोको हैज़ अ BO बोगी अरेंजमेंट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44 है. एज पर ACTM व्हाट इज द वोल्टेज कंट्रोल अरेंजमेंट इन WAP5, WAP7, WAG9 लोको amongst the given options? Basically it has the VVVF. Okay, so option number D is the right answer. Next है what is the full form of TPWS? तो TPWS is nothing but a train protection and warning system. Train protection and warning system. It is very important term. ठीक है, like कवच. ठीक है. What is the maximum speed of WAG9 लोको? WAG9 लोको जो है उसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना है? 100 kmph है. What is the full form of SMON in connection with the electric locomotive? This is nothing but an energy and speed monitoring system. So option number B is the right answer. SMON, energy and speed monitoring system. SMONs. क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे. पूछा जा रहा है इन थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑन इंडियन रेलवे विच इज द रिले विच ट्रिप्स द DJ if an earth fall takes place in the traction power circuits? So this is nothing but a QOP. Option number D is the right answer. क्वेश्चन नंबर 49 है. यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑन इंडियन रेलवेज फॉर ट्रेन हुज हेडलाइट फेल्स इन द नाइट? हेडलाइट अगर फेल हो गई तो इस केस में जो मैक्सिमम परमिटेड स्पीड होगी वह कितनी होगी? दैट इज 40 kmph. नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन व्हेन इज द BP कॉन्टिन्यूटी टेस्ट नीड नॉट टू बी कैरीड आउट बाय द LP ऑन इंडियन रेलवेज? आफ्टर रिवर्सिंग द लोको ये करेगा. बिफोर गोइंग टू साइन फ्रेश VPC तब भी करेगा. व्हेन अ लोकोमोटिव अदर देन अ ट्रेन लोकोमोटिव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन, तो इस केस में जो है तो नहीं करेगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. व्हाइल क्लियरिंग एनी स्टेबल लोड फ्रॉम द बेसाइड स्टेशन तब भी करेगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे. व्हाट इज द कोड फॉर सेकंड लगेज गार्ड एंड दिव्यांगजन LHB टाइप?
तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज LSLRD। डी फॉर व्हाट, डिसेबल्ड हो गया, दैट इज दिव्यांगजन, ठीक है। आर फॉर गार्ड कंपार्टमेंट, ओके। एल फॉर LHB, एस फॉर सेकेंड क्लास, एल फॉर लगेज, एल फॉर लगेज। सो दिस इज अ कोड फॉर व्हाट, पावर कार। आप सबको पता होगा जनरली जो भी इन्वॉल्व है मेंटेनेंस वगैरह में, तो ये दिस इज व्हाट पावर कार, दिस इज व्हाट LSLRD जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है दिस LW, एल स्टार्टिंग में लगा है मतलब LHB टाइप हो गया। CZ फॉर व्हाट, चेयर कार, CZ का मतलब हो गया चेयर कार के लिए यूज़ कर रहे हैं। CN किसके लिए यूज होता है यहाँ पे, 3 टायर स्लीपर, ठीक है, सेकंड क्लास। S फॉर सेकंड क्लास, ओके। तो 3 टायर सेकंड क्लास, दैट इज व्हाट LSCN हो गया, LHB टाइप, ठीक है। W का मतलब हो गया वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल फिटेड। तो आप सबको बता दिया मैंने ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई विच फीड्स इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ RMPU एग्जॉस्ट फैंस एंड पंप इक्विपमेंट इन AC LHB कोचेस। तो AC LHB कोचेस के अंदर इक्विपमेंट RMPU एग्जॉस्ट फैन और पंप है, उन सबको क्या मिलता है यहाँ पे, 415 वोल्ट का 3 फेज सप्लाई मिलता है। सो 415 वोल्ट 3 फेज AC सप्लाई के थ्रू जो है तो ये सब ऑपरेट होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB, तो वो सिंपल सा लिंक हॉफमैन बुश, आप सबको पता होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज लिंक हॉफमैन बुश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉटेज ऑफ अ बर्थ रीडिंग लाइट इन द LHB कोचेज ऑन इंडियन रेलवेज, तो बेसिकली दिस इज अ 2 watt, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What is the capacity of each of the 2 underslung fuel tank provided in the under frame of LHB power car on Indian Railways? तो आपको दिखा होगा यहाँ पे जो LHB पावर कार है LWLRRM, इसके अंदर जो अंडर स्लंग में 2 टैंक होते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 अंडर स्लंग फ्यूल टैंक्स होते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है दैट इज व्हाट, एक टैंक होता है 1540 लीटर का और दूसरा टैंक होता है 1540 लीटर का, तो ये आपको याद रखना है। सो 1540 लीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ RMPU AC कोचेस रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। RMPU का मतलब मैं आपको बता दूं यहाँ पे, दैट इज रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। तो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट का एडवांटेज क्या है यहाँ पे अंडर स्लंग के कंपैरिजन में, तो लेस वेट है, hermetically शील्ड कंप्रेसर, नो रेफ्रिजरेंट लीकेज, लेस मेंटेनेंस, मोर एनर्जी एफिशिएंट, सभी ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चंस जो है तो सबको नंबर दिलाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMR यूज्ड इन LHB AC कोचेस। LHB AC कोचेस में जो MMR यूज होता है दैट इज समथिंग बट मीजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। सो मीजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज ऑन विच द स्मोक डिटेक्टर इन एन LHB पावर कार वर्क्स ऑन इंडियन रेलवेज। सो 110 वोल्ट DC, ये सबको पता है, तो 110 वोल्ट DC राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हाउ मेनी वी बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन 4.5 किलोवाट का जो यहाँ पे सेल्फ जनरेटिंग नॉन AC टाइप कोचेज है उसके अंदर जो है तो कितने वी बेल्ट्स होते हैं, तो 4 वी बेल्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, 4। सो 4 वी बेल्ट्स आर यूज, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। टू अवॉइड व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक केबल्स रन थ्रू सेपरेटली ऑन either side of roof in 110 volt self generated train lighting coach on Indian Railways. तो basically it is used to prevent what short circuits. So option number C is the right answer. Next question है what is the purpose of the compressor in air conditioning system. तो compressor का जो मेन रोल है that is to compress and circulate the refrigerant, ठीक है, to compress and circulate the refrigerant enabling the cooling process by transferring heat to outside environment. ठीक है, तो हीट को आउटसाइड इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करना और जो रेफ्रिजरेंट है उसको कूल कंप्रेस और सर्कुलेट करना, बेसिकली देयर आर ये मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कंप्रेसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द नॉमिनल स्पीड एज पर RDSO स्पेसिफिकेशन फॉर एलिवेटर्स फॉर ट्रांसफर बिटवीन FOB एंड प्लेटफॉर्म लेवल। तो दिस इज नथिंग बट 1 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। Which are the given options detects and triggers safety mechanism if an elevator car exceeds its safe speed or if rope breaks। तो इस केस में जो है this will handle by the governor। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64।
As per RDSO specification of 2019, what is the nominal step width of the escalators to be provided at railway stations? So that is what, 1 meter. That is 1 meter or 1000 mm. So option number B is the right answer. नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस डज अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल यूज? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज व्हाट, कैपिलरी ट्यूब. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे. एज पर इंडियन रेलवेज मॉडल एसओपी 2018, normally up to what value of open tender the eligibility criteria need not be stipulated? तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे जो है आपको कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं लगता. कब नहीं लगता? जब तक कि जो इसकी वैल्यू है टेंडर की वह 50 लाख या उससे कम है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67. एज पर द इंडियन रेलवेज मॉडल एसओपी व्हाट इज द पावर ऑफ द CAO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन, regarding dispensing of calling of tender for urgent works required for last mile connectivity of the projects and to accept offers received in response to quotations. ओके, तो इस केस में यहाँ पे quotations की बात हो रही है और किसके, CAO/C, ठीक है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है. तो इनका जो एसओपी के अकॉर्डिंग जो पावर है दैट इज व्हाट 4 करोड़ पर केस विथ एनुअल लिमिट ऑफ व्हाट 25 करोड़. ये आपको याद रखना है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे. व्हाट मे बी द प्रोबेबल कॉज इफ द पंप डिलीवर्स नो लिक्विड? दैट इज लॉस ऑफ प्राइमिंग, क्लॉग सेक्शन, डैमेज इम्पेलर. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69. व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट अबव रेल लेवल फॉर न्यू ओवरहेड पावर लाइन ऑफ वोल्टेज above 130 kilovolt and up to 220 kilovolt crossing the electrified conventional 25 kilovolt OHE railway track on Indian Railways? So this must be a 16.46 meter. Option D is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे. दैट इज व्हाट पूछा जा रहा है. एज पर इंडियन रेलवेज मॉडल SOP 2018 व्हाट इज द पावर ऑफ डिप्टी CMM, ओके, फॉर अप्रूवल ऑफ AAC, डिप्टी CMM फॉर अप्रूवल ऑफ AAC ऑफ ABC कैटेगरी आइटम. सो इसका जो पावर है वह कितना है, अप टू 1 करोड़. ठीक है, तो J ग्रेड जो है जितने भी लाइक डिप्टी CMM HQ उनका पावर कितना है, अप टू 1 करोड़. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे. राजभाषा, चेयरमैन ऑफ रेल हिंदी सलाहकार समिति. तो बेसिकली MR जो होते हैं इसके वह चेयरमैन होते हैं. रेल हिंदी सलाहकार समिति के जो चेयरमैन कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे मिस्टर अश्वनी वैष्णव जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे. हु प्रिपेयर्स द सिलेबस फॉर राजभाषा हिंदी ट्रेनिंग कोर्सेज? राजभाषा हिंदी ट्रेनिंग कोर्सेज जो है लाइक प्रवीण, प्रबोध, प्रज्ञा, पारंगत, इन सब के लिए जो सिलेबस है वो कौन बनाता है? तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट राजभाषा डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, ठीक है, वही बनाएगा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे. एट व्हाट टाइम इंटरवल इज द राजभाषा कार्यान्वयन समिति मीटिंग हेल्ड? तो बेसिकली ये बात कर रहा है ओलिक की. तो ओलिक जो होती है वह 3 महीने में एक बार होती है, तो 1 in 3 month. और यहीं पे आपको बता दें टॉलिक जो होता है वह 6 महीने में एक बार होती है, तो 6 month और ओलिक 3 month. आपको याद रखना है यहाँ पे. वेरी रिपीटेटिव नेचर क्वेश्चन. नेक्स्ट है पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए, ऑफिसर ऑफ विच लेवल ऑन इंडियन रेलवेज आर एलिजिबल फॉर कमलापति त्रिपाठी गोल्ड मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन राजभाषा? तो कमलापति त्रिपाठी जो मिलेगा वह GM या उससे लेवल ज़्यादा लेवल को मिलेगा. सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा दैट मीन्स व्हाट, HAG+. ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ऑफिसर GM एंड ऑफिसर्स इन हायर ग्रेड्स देन देम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे. विच आर द इनिशियल राजभाषा कोर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? के लिए जो इनिशियल प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. दैट इज व्हाट, प्रबोध इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. संस्कृत इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच आर द
फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन। तो बेसिकली अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो है बेसिकली उत्तराखंड के अंदर जो है संस्कृत को दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, दैट इज व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेजेस इन द स्टेट नेम बोर्ड्स। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हिंदी के मार्क्स तो आपको फ्री में मिलने चाहिए अगर आपने तैयार कर लिया है सब कुछ सही से। वही रिपीटिव नेचर के क्वेश्चन होते हैं जनरली, दे मेक यू हैप्पी। सो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले रीजनल होगा, फिर उसके बाद हिंदी होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश होगा। तो RH ध्यान रखना है आपको, रीजनल हिंदी इंग्लिश, रीजनल हिंदी इंग्लिश। सो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, दैट इज विच लैंग्वेज अमोंग अस द गिवन ऑप्शन नॉट रिटन इन देवनागरी। तो बेसिकली हिंदी देवनागरी गुजराती जो है तो गुजराती देवनागरी में नहीं लिखी जाती। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, गुजराती राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। विच इंडियन स्टेट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन हैज इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ के, नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, एट वॉट इंटरवल्स और द नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर या नराकास मीटिंग हेल्ड, दैट इज व्हाट टॉक अबाउट टॉलिक, मैंने अभी आपको बता दिया, 6 महीने में एक बार होती है, वंस इन अ 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे व्हाट आर द मैटर्स विच द NRUCC, NRUCC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो तीनों का फुल फॉर्म पढ़ के जाएं, ZRUCC, NRUCC, ठीक है। तो नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल्स एंड DRUCC, ओके। तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप कि DRUCC में जो लास्ट वाला C है उसका मीन्स क्या होगा, दिस C मीन्स व्हाट, ओके। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवेज व्हाट आर द मैटर्स विच आर NRUCC डील्स विद। तो बेसिकली NRUCC का मतलब जो है यहाँ पे रेलवे सर्विसेज को इंप्रूव करो, पैसेंजर मेट्रीज को इंप्रूव करो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एज पर IRS conditions of contract, what is the maximum period from the date or receipts of material in which material pre-inspected at the firm's premises can be rejected at the consignees and if found unsuitable। तो इस केस में that is what 90 days, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑन इंडियन रेलवे व्हाट डज लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट। लोअर ऑपरेटिंग रेशियो है अगर, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो वर्किंग है वो एफिशिएंट है, ठीक है। लाइक अगर सपोज मैंने बोला आपका 90% है, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है, ठीक है, वह 90% है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 100 रुपये कमाने में जो है तो 90 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो और वहीं 75 रुपये है, तो दिस इज योर रेवेन्यू, दिस इज योर एक्सपेंडिचर। तो आपको 100 रुपये का रेवेन्यू हो रहा है, उसमें एक्सपेंडिचर कितने का हो जा रहा है, 90 रुपये का। तो यहाँ पे जो बच रहा है वह कितना बच रहा है, 10 रुपये। अब यहाँ पे अगर 75 रुपये आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है और उससे आप कमाई जो है 100 रुपये कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बच रहा है कितना, 25 रुपये। तो जितना लोअर ऑपरेटिंग रेशियो होगा उतनी एफिशिएंट, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है। दिस विल इंडिकेट व्हाट, एफिशिएंट वर्किंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज प्लान हेड 52। तो प्लान हेड 52 अभी तो 51 के साथ मर्ज हो गया है, बट प्लान हेड 52 जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टाफ इम्यूनिटीज, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द प्लान हेड 53। तो दिस इज नथिंग बट अ कस्टमर इम्यूनिटीज, सॉरी 52 और 53 मर्ज हुए हैं, दैट इज व्हाट, कस्टमर इम्यूनिटीज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 86 है NTKM, दैट इज नेट टन किलोमीटर्स, ऑप्शन डी। GTKM दैट इज व्हाट, ग्रॉस टन किलोमीटर्स, GTKM। 87 व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री लगेज दैट कैन बी कैरीड ऑन स्लीपर टिकट ऑन इंडियन रेलवेज। स्लीपर का टिकट लिया है आपने तो आप कितना मुफ्त लगेज ले जा सकते हैं, स्लीपर टिकट के से आप कितना लगेज ले जा सकते हैं, तो इसके बारे में ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 40 किलोग्राम जो है तो आप ले जा सकते हैं, ठीक है, 40
किलोग्राम स्लीपर क्लास में। वहीं AC 3 टायर है, अगर AC 3 टायर, तो AC 3 टायर में जो है मैक्सिमम आप कितना ले जा सकते हैं, 40 किलोग्राम ही ले जा सकते हैं। AC 2 टायर के अंदर कितना ले जा सकते हैं, तो AC 2 टायर है अगर, तो उसके अंदर 50 किलोग्राम ले जा सकते हैं। और जो आपका AC फर्स्ट क्लास है, AC फर्स्ट क्लास के अंदर आप 70 किलोग्राम ले जा सकते हैं। ठीक है। इन विच ईयर वॉज द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट वॉज पास्ड? द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 आपको याद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज PNR स्टैंड्स फॉर? दैट इज नथिंग बट अ पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। प्लीज कमेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FNR। ठीक है। एंड हाउ मेनी डिजिट्स इट कैरीज? लाइक PNR हैव अ 10 डिजिट्स। तो FNR में कितनी डिजिट्स होती हैं? FNR का फुल फॉर्म क्या होगा? प्लीज कमेंट। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे, व्हाट इज द टाइम लिमिट अलाउड टू जोनल रेलवेज इन इंडिया टू फर्निश रिप्लाई फॉर ऑडिट प्रोविजनल पैरा? तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दैट इज व्हाट 2 वीक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इन इंडियन रेलवेज? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट 40%, मेनी टाइम्स टोल्ड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर डीम्ड सस्पेंशन? तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए जो है यहाँ पे SF2 इज द राइट आंसर। एज पर 7th CPC व्हाट इज द इनिशियल पे? लेवल 1 का जो है तो 18,000 है यहाँ पे, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और लेवल 18 का जो है वह 2.5 लाख रुपए है। फ्रॉम व्हेन द 7th CPC? तो 1 जनवरी 2016 से इफेक्ट में आया। तो अभी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 8th CPC के बारे में जितनी भी जानकारी है वह इंफॉर्मेशन आप बाई हार्ट कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। व्हाट इज द करंट परमिसिबल HRA एज पर द 7th CPC? जेड क्लास सिटी के लिए जो है तो कितना है, तो दैट इज 10%। What is the percentage of applicable TA rate on Indian Railway employee will get if he is away from his headquarter on duty more than 8 kilometers for less than 6 hours? ठीक है, for less than 6 hour और more than 8 किलोमीटर गया है, तो इस केस में उसको कितना TA होगा? दैट इज व्हाट 30% होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTG? तो CTG इज नथिंग बट अ कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेंशन? सो कंपनसेशन पेंशन होती है, ग्रेचुटी पेंशन नहीं होती कोई ऐसी पेंशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द प्रेजेंट सीलिंग लिमिट फॉर लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन द इंडियन रेलवेज? तो लीव इनकैशमेंट का जो सीलिंग लिमिट है दैट इज व्हाट 300 डेज है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। In case of missing employee on Indian Railways, after how much duration can the family pension be granted after filing of the FIR? So this is nothing but a 6 month. Option number A is the right answer. Next है question number 101. If an Indian Railways pensioner is more than 100 years of age, then what will be his additional pension? तो अगर more than 100 years of age है तो इस केस में कितना होता है? That is what 100% एडिशनल पेंशन के लिए लाइबल होता है वो। ये इसके बारे में आपको बता दिया है मैंने। 80 से ज़्यादा और 85 से कम है तो 20%। ठीक है। 85 से ज़्यादा 90 से कम है तो 30%। 90 से ज़्यादा और 95 से कम है तो 40%। और 95 से ज़्यादा 100 से कम है तो 50%। और 100 प्लस है अगर, तो इस केस में 100 से ज़्यादा है तो 100%। ओके, दिस इज द प्रोविजन ऑफ व्हाट एडिशनल पेंशन। नेक्स्ट है इन विच ईयर RTI एक्ट पास इन द पार्लियामेंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने RTI पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो प्लीज़ कीप वॉच। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2005। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPAS? तो IPAS इज नथिंग बट अ इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, IPAS। यहीं से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम AIMS को भी जान लें आप। क्रिस के बारे में जानते होंगे, क्रिस को थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। HRMS के बारे में भी नॉलेज ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि HRMS पोर्टल
को थोड़ा सा डीप पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ जो है तो नए चेंजेस देखने को मिले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 इन द कॉन्टेक्स्ट BPF में जो है तो V का मतलब क्या है? तो दिस इज नथिंग बट अ वॉलंटरी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज व्हाट, वॉलंटरी। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे। पूछा रहा है व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर गिविंग अ वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस। तो 3 महीने पहले देना होता है, दैट इज 90 दिन। 107 है विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन इंडियन रेलवे PSU। कौन सा नहीं है? तो DMRC नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, DMRC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे। MECP जो स्कीम है वह कौन से पे कमीशन में इंट्रोड्यूस की गई? तो 6th पे कमीशन में इंट्रोड्यूस की गई। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंडियन रेलवे चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल टू अ फीमेल एम्प्लॉय। फीमेल एम्प्लॉय हो गया या सिंगल मेल एम्प्लॉय हो गया फॉर द मैक्सिमम जो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन है उनके लिए मिलेगा, तो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चाइल्ड केयर लीव के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे 2026 और 2025 का जो प्लेलिस्ट है मैंने लिखा हुआ है कि 2026 और 2025 की एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर डली हुई है, उसके सभी वीडियोस को देख लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फुल सेट्स ऑफ प्रिविलेज पासेस विच कैन बी गिवन टू ग्रुप ए ऑफिसर इन ईयर ऑन इंडियन रेलवेज। तो ये कितना होगा? 6 सेट दिया जाता है। ठीक है, 6 सेट पास और 4 सेट PTO याद रखना है आपको कि दिया जाता है यहाँ पे। ओके, ग्रुप A ऑफिसर्स और ग्रुप B ऑफिसर्स, इन दोनों के लिए सेम है। तो इस तरह से टोटल 110 क्वेश्चन जो है तो मैंने आपको तैयार करवाया। मेरे चैनल जो है रेलवे पार्टनर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका अगर मन करे तो यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन वॉलंटरी कंट्रीब्यूट थ्रू सुपर चैट्स, और किसी के थ्रू जो है तो आप अगर हौसला अफजाई के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहें तो यू मे कंट्रीब्यूट। ओके, इट इज़ ओनली वॉलंटरली। ओके, यू मे ज्वाइन द चैनल ऑल्सो एंड आप जो है तो प्लेलिस्ट डली हुई है इसमें 2025 और 2026 जो भी मैंने करंट में बनाई है। 2025 की प्लेलिस्ट पिछले साल बनाई थी। इन दोनों के वीडियोस को ज़रूर देख लें, और चैनल को नए हैं तो चैनल को वीडियो मतलब पोर्टल पे अगर नए हैं, आप पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, जिससे कि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग को ज़रूर बताएं इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू वेरी मच।